नमस्कार, मैं रंजन यादव हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी दिल्ली में और उसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपनी इस्तीफा दिए और उन्होंने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रपोजल भी दिया और सर्वसम्मति से कल यानी 29 दिसंबर को नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। अब वो सरकार के भी मुखिया हैं, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बीते एक सप्ताह से लगातार मीडिया में ये सरगर्मियां तेज हो गई थी कि जदयू या फिर नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। निश्चित तौर पे जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी उसमें कुछ सच्चाई थी। नीतीश कुमार ने एक तरफ ये साबित कर दिया कि वो अभी भी जदयू के सबसे ताकतवर और कद्दावर नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वो एक तरफ तो इंडिया अलायंस को संकेत दिए हैं कि उनको कमतर न समझें और दूसरी तरफ एनडीए को भी वो संकेत दिए हैं कि उनकी राजनीतिक या उनकी कैरियर को जदयू को तोड़ करके बर्बाद करने की जो साजिश आरसीपी सिंह के माध्यम से मोदी जी या अमित शाह कुछ वक्त पहले कर चुके हैं वो दोबारा न करें, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार सबसे कद्दावर और सबसे ताकतवर नेता जदयू के हैं। हालांकि इससे और भी कई संकेत उन्होंने दिए हैं। आज इसी पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आखिर इस देश को, इंडिया अलायंस को या फिर एनडीए को संकेत क्या देना चाहते हैं। दोस्तों एक तरफ तो वो इंडिया अलायंस को संकेत देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के शिल्पकार और कर्ता धर्ता निश्चित तौर पे नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ने ही, चाहे वो उड़ीसा गए हो नवीन पटनायक के पास या फिर केसीआर के पास गए हो, चंद्रशेखर राव के पास गए हो, तमाम वो जितने भी क्षेत्रपक हैं, क्षेत्रीय या रीजनल नेता हैं, कद्दावर नेता, उन सभी से मिलने का काम नीतीश कुमार ने ही किया। और पहली बैठक उन्होंने पटना में करवाई। पहला इनिशिएटिव ये उन्होंने लिया। दूसरा इनिशिएटिव नीतीश कुमार का था कि उन्होंने एक ऐसा एजेंडा सेट किया राष्ट्रीय स्तर का जिसे कांग्रेस लगे हाथों लपेट लिया। जातीय जनगणना का रिजर्वेशन को उन्होंने बिहार में ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया। तो निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस के शिल्पकर्ता के रूप में सबसे आगे नीतीश कुमार थे। पूरे राष्ट्रीय नैरेटिव को सेट करने का काम नीतीश कुमार ने किया और उनकी जो व्यक्तिगत तौर पे महत्वाकांक्षाएं थी कि कम से कम उनको इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाना चाहिए था। हालांकि उनके पार्टी के लोग या पार्टी के कार्यकर्ता किसके इशारे पे, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी के अंदर के कुछ लोगों के इशारे पे ही पटना में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते रहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए इंडिया अलायंस की तरफ से। तो न तो उनको इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया गया, न ही प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया। इस बात का दुख तो नीतीश कुमार को होगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार निश्चित तौर पे महत्वाकांक्षी नेता हैं, होनी भी चाहिए। 18 साल से लगातार तोड़ जोड़ करके वो चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के साथ हो या बीजेपी की में जाकर के एनडीए के साथ सरकार बनाने का काम हो, लगातार पिछले 17-18 सालों से बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं। इस तौर पे उनकी दावेदारी निश्चित तौर पे बनती है कि वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो लगातार मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उछाली जा रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ भी चले जाएं। मुझे इस बात में संशय प्रतीत होती है, क्योंकि उनको एनडीए में अब क्या मिलेगा। एनडीए में जाने से वैसे तो उनको पलटू राम का जो स्लोगन है, जो उनके साथ जो उनकी छवि को धूमिल करता है, लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं। उनकी छवि में और गिरावट होगी यदि वो एनडीए के साथ जाते हैं।
लेकिन उनके पास विकल्प क्या है? एनडीए में यदि वो जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं तो इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को नजर आता है। और अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या उम्मीद लगती है? मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है कि बीजेपी की जो बिहार प्रदेश की जो इकाई है, बिहार प्रदेश की जो यूनिट है, वो आज के डेट में नीतीश कुमार को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास 43 या 45 के करीब में विधायकें हैं। और किसी भी सूरत में बिहार में एक छोटे पार्टी का नेता होने के बाद नीतीश कुमार को अब बिहार का बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने दे सकता है। तो ये भी संशय है कि हो सकता है कि अभी यदि गठबंधन हो तो इसका फायदा सीधे तौर पे बीजेपी को मिले, लेकिन 25 के लोक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शिवसेना के साथ तकरारें हो गई महाराष्ट्र में बीजेपी का, उसी तरीके से न हो जाए। तो इस वजह से मुझे इस बात में कोई ठोस मतलब प्रमाण या ठोस कोई तथ्य नजर नहीं आते हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हो, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के ये साबित कर रहे हैं और ये एक तरह से मैसेज दे रहे हैं इंडिया अलायंस को कि हमें इंडिया अलायंस में कुछ पद मिलना चाहिए, कुछ स्थान मिलना चाहिए, कुछ सम्मान मिलना चाहिए, जो अभी तक उनको नहीं मिला है। न उनको इंडिया अलायंस का कन्वीनर घोषित किया गया है, न पीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की सिफारिश की, जिसपे मोहर अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया। तो एक तरफ जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं उस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन मिल जाता है। तो इस बात का उनके मन में दुख तो है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके वो ये साबित कर दिए हैं कि वो इंडिया अलायंस को भी संकेत दे दिए हैं कि आप यदि हमें कोई पद नहीं देना चाहते हैं तो एक तीसरे मोर्चे की गोलबंदी भी हम कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उस वक्त तीसरे मोर्चे की सरकार का भी विकल्प खुला हुआ था, उसी तरीके से इस बार भी नीतीश कुमार यदि उसको वो एनडीए में तो नहीं जाएंगे, इंडिया अलायंस में उनको कोई पद, सम्मानजनक पद नहीं मिला तो वो तीसरे मोर्चे के विकल्प के बारे में भी सोच सकते हैं। आज बस इतना ही, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।